हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। बताइए भाई, कैसे हैं, कैसी चल रही है आपकी तैयारी। देखिए, यूपी टेट एग्ज़ाम के लिए मैथ की क्लासें चल रही हैं हमारी, और इसमें परसेंटेज की क्लास है ये आज अगली। इससे पहले जो क्लास हुई है उसमें मैंने परसेंटेज का बेसिक समझाया हुआ है, आप उसको ज़रूर देखें। ठीक है, अगली क्लास शुरू करते हैं हम आज की। यहाँ से सवाल है, एक संख्या में 75/2% की कमी करने पर 378 प्राप्त होता है। वह संख्या ज्ञात कीजिए। 75.5% यानी 37.5%, यानी 75/2% की कमी करने पर 378 प्राप्त होता है। इसका मतलब है 37.5%। कोई भी वैल्यू अपने आप में 100% होती है, और 100% में से 37.5% कम कर दिया है, क्योंकि यहाँ कहा है एक संख्या में इतने की कमी की गई, तो एक संख्या अपने आप में पहले 100% रही होगी, और 100% में जब इतने की कमी कर दी तो ये प्राप्त होता है। अगर हम 100% में 37.5% की कमी कर देते हैं तो हमें जो प्राप्त होता है वो तो होता है 62.5%। और जबकि सवाल में कहा गया है कि हमें 378 प्राप्त होता है, तो 62.5% की वैल्यू ही 378 है। क्लियर बात यहाँ तक समझ गए। इसमें एक और परसेंटेज में डिफरेंस दिया है, एक और वैल्यू में डिफरेंस बताया है कि 37.5% जब कम कर देते हैं तो हमें 378 प्राप्त होता है, और 37.5% यदि 100% में से घटा देते हैं तो 62.5% आता है, जो कि 378 के बराबर है। 62.5% को यदि हम सॉल्व करते हैं तो इसकी फ्रैक्शन वैल्यू यानी भिन्नात्मक मान भिन्न में कैसे, जो पिछली क्लास में समझाया था मैंने, परसेंट हटाएंगे, नीचे 100 लगाएंगे, और इसको काटने के बाद जो वैल्यू प्राप्त होगी वो आएगी आपके 5/8। ठीक है, यानी 62.5% का मान होता है 5/8, बराबर है 378। ठीक है, तो एक तरीके से हम ये कह सकते हैं कि 5 की वैल्यू ये है और हमें 8 की वैल्यू प्राप्त करनी है, ये चाहिए। तो 8 की वैल्यू प्राप्त करने के लिए क्या करेंगे हम, 378 में 5 से भाग दे देंगे और 8 से मल्टीप्लाई। ये बात समझ में आई कि नहीं आई? ये यूनिट में है, आई बात समझ में? नहीं तो आप दोबारा ये समझिए, इस तरीके से समझो। 62.5% का मान होता है 3/8, 5/8। तो हम ये कह सकते हैं कि पहले वैल्यू 8 थी, अब घटने के बाद वो 5 हो गई है, ये रेशियो बना। जबकि लास्ट में रही कितनी है, वो हो कितनी गई है, 378। तो 5 की वैल्यू ये है, तो एक का मान कितना आ जाएगा, एक का मान निकालना होगा तो 5 से भाग दे देंगे, 378/5। लेकिन हमें मान एक का नहीं चाहिए, हमें मूल वैल्यू चाहिए, वह संख्या, और मूल संख्या तो 8 यूनिट थी, तो हम 8 का दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 8 यूनिट का मान निकल आएगा हमारे पास। ठीक है, यानी हमें इस संख्या में 8 से गुणा करना है और 5 से भाग देना है। इसको आसान बनाने के लिए हम क्या करेंगे, 2 से ऊपर नीचे गुणा कर देते हैं। क्यों कर रहे हैं ऐसा हम, क्योंकि नीचे 5 दूनी 10 हो जाएगा, हमें इसके भाग देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 1 दशमलव लगाना है, 1 10 का मतलब 1 दशमलव, तो इसका अब हमें भाग नहीं देना, सीधा सीधा गुणा ही कर लो बस। 8 दूनी 16, 16 का 8 में गुणा करते हैं तो 16 8 128, 8 आया। अब आप एक चीज देखो, इसमें लास्ट में 8 आएगा और हमें 1 10 है नीचे, यानी भाग लगना है तो 1 दशमलव आएगा, तो 0.8 आएगा। 0.8 कहां पर है, वही आंसर है। 0.8 इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, किसी में नहीं है, इसमें है, यही हमारा आंसर है। चाहे तो आप इसका पूरा मल्टीप्लाई कर लीजिए, चाहे इतने से ही समझ लीजिए। 8 दूनी 16, और 16 का 8 में गुणा करते हैं तो 16 8 128, 8 आता है, और 10 से भाग देंगे तो 0.8 आता है। ठीक है, नहीं तो आप पूरा गुणा करो, 16 8 128, 12, फिर यहाँ 16 7 112 और 12 124, 4 फिर 12, और यह आएगा आपका 16 3 48 और 12 60, 604.8, यही आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर? चलिए अगला सवाल, ये सवाल देखिए, ये खर्च वाला सवाल है। ए अपनी दैनिक आय का 20% खर्च करता है। यदि व्यय
₹250 है तो उसकी दैनिक आय कितनी है, यानी एक दिन में वो कितने पैसे कमाता है। ए जो है वो दैनिक, दैनिक मतलब रोजाना 20% हिस्सा खर्च कर देता है और वो खर्च करता है ₹250। आप यहां देखना, जो इनकम है वो दो जगह डिस्ट्रीब्यूट होती है। एक तो एक्सपेंस कितना करता है, खर्च कितना करता है, एक्सपेंडिचर, और दूसरा वो सेव कितना करता है, बचाता कितना है। इस तीन रूपों में पूरी इनकम बटी होती है। अब सवाल में क्या दिया है कि ए अपनी इनकम का 20% खर्च कर देता है, तो यानी कि ये वाला मामला है, एक्सपेंस करता है 20%, इसी की परसेंट वैल्यू दे रखी है। जबकि ये कह रहा है कि व्यय करता है ₹250, ये भी वही बात है, एक्सपेंस करना, खर्च करना या व्यय करना। यहाँ परसेंट में कह रहा है 20% खर्च करता है, यहाँ कहता है ₹250 खर्च किया। यहाँ ये बात परसेंटेज में बताई गई है कि 20% खर्च की, यहाँ यही बात रुपए में बताई है कि ₹250 खर्च किए। मैं एक ही बात को दो जगह बता रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि भाई मैंने 20% पैसा खर्च किया, मैं इसी दूसरे तरीके से बता रहा हूँ कि मैंने ₹250 खर्च किया, यानी कि दोनों बात बराबर है। तो मैं ये कहूँगा कि 20% ही 250 है। 20% खर्च किया या ₹250 खर्च किया, बात एक ही है, बराबर है दोनों। उसकी दैनिक आय कितनी है, मैंने अभी बताया था कि कोई भी वैल्यू अपने आप में 100% होती है, यानी अगर वो 100% कमाता था शुरुआत में तो 20% खर्च करता था, और ये वही पूछ रहा है कि कमाता कितना है, तो 100% कमाता था पूरा, तो 100 की वैल्यू निकालनी है। तो ये 20% का मान तो है ही, हम इसको 100 बनाने के लिए क्या कर दें, 5 से गुणा कर दें, इधर भी और इधर भी, तो ये तो बन जाएगा पूरा 100%। 100% मतलब पूरी इनकम, और कितनी हुई वो, 25 पंजे 125 और ये 0, ₹1250 हो जाएगी। यही आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, ₹1250 उसकी दैनिक आमदनी होगी। ठीक है, समझ आ गया होगा सवाल। अगला सवाल देखो भाई, ये सवाल, ये भी सेम सवाल है ऐसा ही। एक व्यक्ति जो अपनी मासिक आय का 68% खर्च करता है, प्रति माह ₹14,720 बचा सकता है, उसका कुल खर्च ज्ञात करिए। ठीक है, ये आपसे पूछा है। अब ये सवाल देखो, पिछले सवाल जैसा ही है, लेकिन इसमें सोचने वाली बात यह है कि अभी मैंने बताई थी इनकम किस जगह पर बटी होती है। इनकम बराबर होता है एक्सपेंडिचर, उसका खर्च कितना किया, प्लस सेविंग, बचाया कितना उसमें, इसमें इनकम खर्च होती है। पिछले वाले सवाल में इसी की परसेंट वैल्यू दे रखी थी खर्च की 16%, और इसी के रुपए दे रखे थे आपके, जो भी ₹250 या कुछ दे रखे थे पिछले वाले सवाल में, यानी इसी की परसेंट वैल्यू थी, इसी की जो रुपए में वैल्यू थी, दोनों दे रखी थी। इस सवाल में परसेंट वैल्यू अलग है, रुपए की वैल्यू अलग है। कैसे? इसने कहा है कि एक व्यक्ति जो अपनी मासिक आय का 68% खर्च करता है, खर्च एक्सपेंडिचर, यानी इसकी 68% वैल्यू दे रखी है, खर्च करता है इतना, जबकि वो प्रति माह ₹14,700 बचा लेता है, ₹14,720, यानी अब इसका मान दे दिया है हम 14,720। अभी पिछले वाले में इसी की परसेंट वैल्यू थी, इसी की रुपए में वैल्यू थी, इसमें परसेंट वैल्यू इसकी है लेकिन रुपए में वैल्यू इसकी है। समझना है ध्यान से। अब आप देखो, मैंने अभी बताई थी कोई भी इनकम अपने आप में 100% होती है, तो वो अगर 100% कमाता था तो 68% तो खर्च कर देता है, तो बचा कितने लेता है, 32%। ठीक है, तो ये 32% बचा लेता है, जबकि कह रहा है बचाता इतने है, ₹14,720, तो हम कहेंगे 32% की वैल्यू ही ये है। तो 32% की वैल्यू है हमारी ₹14,720। क्लियर? पूछा क्या है, आप बताइए कि उसका कुल खर्च क्या है, खर्च कितना है। यहां पर ये नहीं पूछा है, पिछले सवाल में पूछा था इनकम बताओ, तो हमने 100 बनाया था। इस बार पूछ रहा है कि खर्च बताओ, खर्च मतलब एक्सपेंडिचर, यानी हमें 68 बनाना है। अब 68 देखो कैसे बन सकता है, इसको हम क्या करते हैं, 8 से काट लेते हैं पहले, 8 चौक 32, इसको 8 से काटो, 8 एकम 8, 6 बचे, और 8 अट्ठे 64, 3, 8 चौक 32, 0, ये आया, यानी 4% की वैल्यू आ गई हमारे पास, 1840 रुपये, 4% की। हमें बनाना है 68, 4% से 68 कैसे बन सकता है, 17 से गुणा कर दे, 17 चौक 68 होता है, यानी कि हम 17 से गुणा कर दें इधर भी और 17 से गुणा कर दें इधर भी,
तो हमारा आंसर आ जाएगा ना 17 चौक 68% बन जाएगी। तो हमें खर्च ही पूछा है 68%, तो इधर मल्टीप्लाई करके देखो क्या आया, 0, 17 चौक 68, लास्ट में 80 होनी चाहिए, और लास्ट में 80 एक ही ऑप्शन में है, तो पूरा गुणा करने की कोई आवश्यकता नहीं। कंपटीशन का सवाल है, बोर्ड का नहीं है जो पूरा गुणा करेंगे। लास्ट के 2 अंक हमें समझ में आ गए, लास्ट में 80 आएगा, तो ये आ जाएगा आपका पूरा आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। समझ आ गया होगा। चलिए अगला सवाल है, ये वेतन कम ज्यादा वाले भी बहुत आते हैं सवाल। ए का वेतन बी के वेतन से 25% अधिक है, तो बी का वेतन ए के वेतन से कितना कम है। ये वाला सवाल तो बहुत फेमस सवाल है। देखो 2017 के एग्जाम में आया, 2022 के एग्जाम में आया है जूनियर में, 2 बार लगातार सेम सवाल आया है रिपीट होकर। क्या करना है, ए का वेतन बी के वेतन से 25% ज्यादा है। 25% को या तो आप देखो 25% वैसे तो सीधी परसेंटेज वैल्यू है, आप इसको सीधे सीधे परसेंट में इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर ये टीडी वैल्यू होती तो हम इसको रेशियो में इस्तेमाल करते। मैं इसको परसेंटेज से समझाता हूँ। पहले कोई वैल्यू 100 थी, 25% ज़्यादा हो गई, तो ए अगर 100 है तो बी कितना होगा, उससे 25% ज़्यादा। ए का वेतन बी के वेतन से 25% ज़्यादा है। अच्छा, ए का वेतन बी के वेतन से ज़्यादा है, तो अगर बी का वेतन 100 है तो उससे 25% ज़्यादा ए का वेतन है, तो यानी 125 है। ये आया था। अब हम पूछ रहे हैं कि बी का वेतन ए के वेतन से कितना प्रतिशत कम है। तो बी का वेतन ए से कितना कम है, देखो कितना कम है। बी का वेतन ए से कितना कम है, 25। लेकिन किसका वेतन, बी का। तो तुलना हो रही है बी से। मैंने अभी भी बताया था कि नीचे कौन आएगा, फिर बी आएगा। ये आएगा आपका, अच्छा ए के वेतन से, ठीक है, ए के वेतन से तुलना हो रही है तो नीचे आएगा ए के वेतन से बी कितना कम है। यस, 25 कम है। कितने पर कम है, 125 पर, इंटू 100, 25 पंजे 125 और 5 से काट देंगे तो 20। ये आपको 20% आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ये रहा सीधे परसेंट का इस्तेमाल करके। इसको हम रेशियो से भी इस्तेमाल करके बना सकते हैं कि 25% की वैल्यू होती है 1/4। तो हम ये कह सकते हैं कि कोई वेतन जो बी का वेतन है वो अगर 4 है तो ए का वेतन कितना है, 5। तो हम ये कह सकते हैं कितना कम है, 1। कितने पर कम है, 5 पर, और परसेंट बनाने के लिए 100 लगानी पड़ती है, तो 1/5 यानी 20%। ये है आपका रेशियो के रूप में, और ये है आपका सीधे सीधे परसेंटेज इस्तेमाल करते हैं। दोनों तरीकों में से कोई भी तरीके के हिसाब से आप सवाल का आंसर निकाल सकते हैं। डिपेंड करता है कि वैल्यू कैसी दे रखी है। या तो वैल्यू सीधी है तो आप कोई सी भी लगा सकते हैं, लेकिन अगर यहाँ अगर कोई टेढ़ी मेढ़ी परसेंटेज दे रखी होती तो फिर हम रेशियो वाली लगाते हैं। ठीक है, चलो अगला सवाल देखो। देखिए ऐसे सवाल कई अलग अलग रूपों में आएंगे, आप इसका फॉर्मेट समझ लीजिए क्या है। जैसे यहां पे मेन आधार है क्षेत्रफल, जबकि क्षेत्रफल जो होता है वो होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। ये इसी फॉर्मूले पर चलता है क्षेत्रफल, लंबाई गुणा चौड़ाई। अब सवाल में क्या होगा कि लंबाई को कुछ बढ़ाएगा घटाएगा, कुछ चौड़ाई को बढ़ाएगा घटाएगा। अगर वो दोनों ही वैल्यूओं को बढ़ाता घटाता है तो उसके लिए हम फार्मूला लगाते हैं कि पहली वैल्यू प्लस दूसरी वैल्यू प्लस पहली वैल्यू गुणा दूसरी वैल्यू बटे 100। इससे हमें पता लग जाता है कि ओवरऑल क्या चेंज आया है इसमें, ओवरऑल परसेंटेज चेंज, कमी हुई, वृद्धि हुई, ये सब चीज इससे हम निकाल सकते हैं। अगर दोनों वैल्यू में चेंज आता है, अगर दोनों बढ़ती हैं तो सब में प्लस इस्तेमाल करें, घटती हैं तो उसी के हिसाब से चिन्ह यूज होगा। अगर यहाँ घटती है तो ये माइनस हो जाएगा, ये बढ़ती है तो प्लस हो जाएगा। इन दोनों का मल्टीप्लाई जो भी आएगा प्लस माइनस माइनस। ठीक है, तो एक तो हम ये दोनों चेंज होते तब, नहीं तो क्या होगा, सवाल में क्या कहेगा, सवाल इसी के हिसाब से बदलेगा कुछ कंडीशन। वो ये कहेगा कि मुझे क्षेत्रफल तो परिवर्तित ही नहीं करना, क्षेत्रफल जैसा है वैसा ही रहे। अब मुझे क्या करना है, ऐसे केस में जो गुणा की दो वैल्यू होती हैं, अगर एक बढ़ती है तो दूसरी घटती है, क्योंकि तभी ये बैलेंस रह सकता है क्षेत्रफल उतना ही। अब सवाल में क्या कहेगा ऐसा
तो अब हम ये कह सकते हैं कि जब ये फिक्स है, ये बराबर है, कुछ नहीं है, तो हम इन दोनों के रेशियो में ये काम करते हैं कि एल का जो भी रेशियो आएगा, एल का जो भी रेशियो आएगा, बी का रेशियो जस्ट उसका उल्टा आएगा। हमें लंबाई का जो भी रेशियो मिलेगा उसका उल्टा करने पर बी का रेशियो मिलता है। यानी कि अगर जैसे दो वैल्यू दे रखी हैं और ये सामने वाली फिक्स है, तो एक का जो अनुपात होगा उसी का उल्टा करने पर इसका अनुपात बनता है। समझ गए? देखिए कैसे यूज करना है सवाल में, इसको समझो पहले। एक आयत की लंबाई में 60% की वृद्धि की जाती है, पर उसकी चौड़ाई में कितने प्रतिशत की कमी करनी होगी जिससे क्षेत्रफल ना बदले। क्षेत्रफल ना बदले यानी क्षेत्रफल को फिक्स रखना है। तो लंबाई बड़ी है तो चौड़ाई कम करनी होगी। लंबाई कितनी बड़ी? 60% का मतलब होता है 3/5। तो हम ये कह सकते हैं कि पहले 5 थी, वो 3 हो गई। लेंथ जो लंबाई है वो 5 से 3 हो गई। मैंने बता दिया कि लंबाई का जो भी रेशियो होता है चौड़ाई का जस्ट उसका उल्टा होता है, क्योंकि लंबाई इंटू चौड़ाई जो क्षेत्रफल का सूत्र है उसमें ए अगर कांस्टेंट है तो ये इन दोनों के अनुपात एक दूसरे के उल्टे होते हैं। अगर इसका अनुपात दिया है तो उल्टा करके इसका बन जाएगा, और इसका दिया है तो उल्टा करके इसका बन जाएगा। तो हमें लंबाई का दे रखा है अनुपात, क्योंकि लंबाई में चेंज दिया है, तो चौड़ाई का क्या बन जाएगा रेशियो? 3:5, यानी कि चौड़ाई उसकी 3 से 5 हो जाएगी। 3 से 5 हो जाएगी यानी कि बढ़ेगी। अच्छा, यहां पर इसकी कम हुई है। अच्छा, ये बड़ी है, ये बड़ी है। लंबाई जो है वो 60% बड़ी है, यानी 5 से बढ़कर 8 हो गई है, तो चौड़ाई उसकी 8 से घटकर 5 हो जाएगी। तो कितनी घटी? 3/8% बनानी है तो 100, और 3/8 कितना होता है आपका? ये होता है आपका 37.5%। 1/8 होता है 12.5%, और उसी का 3 गुना है। 12.5% या 37.5%। ऑप्शन सी ये हमारा आंसर है। ठीक है, देखिए भाई अगला सवाल, ये भी ऐसा ही सवाल है। अच्छा, इसमें देखो, इस वाले सवाल में और जो मैंने अभी समझाया था उसमें यही है कि उसकी वैल्यू में तो लंबाई बड़ी थी, चौड़ाई घटेगी, या लंबाई बड़ी है चौड़ाई घटेगी, या चौड़ाई बड़ी है तो लंबाई घटेगी, इस हिसाब से सवाल था। और क्योंकि वहां क्षेत्रफल सेम था, उसको सेम रखना था। यहां पर दोनों वैल्यू बढ़ाई घटाई, लंबाई भी और चौड़ाई भी, तो क्षेत्रफल भी बढ़ेगा घटेगा फिर तो। ठीक है, यदि किसी आयताकार भूखंड की लंबाई और चौड़ाई में 50% और 20% की वृद्धि कर दी जाए तो क्षेत्रफल कितने गुना बढ़ जाएगा। ठीक है, देखो यहां पर क्या है कि दोनों वैल्यू जब बड़ी हो तो मैंने अभी बताया था पहली वैल्यू प्लस दूसरी वैल्यू प्लस पहली वैल्यू इंटू दूसरी वैल्यू बटे 100, इस तरीके से याद रखना है ओवरऑल परसेंटेज चेंज के लिए। निकालो, लंबाई 50% बढ़ी तो 50, चौड़ाई भी 20% बढ़ी तो 20, 50 इंटू 20, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या, दोनों प्लस में है इसलिए प्लस रहेगा यहाँ पर, इंटू 100। ये हो गए 50 20 70, ये दोनों जीरो से दोनों जीरो कट गई, या 5 दूनी 10, यानी टोटल 80% बढ़ जाएगा। 80% की वृद्धि होगी। तो अगर वो पहले शुरू में क्षेत्रफल 100% था, बाद में 80% की वृद्धि हो गई, तो अब वो बन गया 180%। 180% हो गया, तो वो कह रहा है कितने गुना बढ़ जाएगा क्षेत्रफल, उसका कितना गुना बढ़कर हो जाएगा। तो 180%, तो 100% का मतलब होता है 1, और 80% का मतलब होता है 4/5। तो ये आ जाएगा आपका 1 सही 4/5%, यही आपका आंसर। ठीक है, वृद्धि कर दी जाए तो उसका क्षेत्रफल कितने गुना बढ़ जाएगा, बढ़कर हो जाएगा वो 1 सही 4/5। ठीक है, अगला सवाल देखो। अब इसमें 3 वैल्यू आ गई, अभी तक 2 चल रही थी, अब 3 आ गई। एक कमरे की लंबाई 10% घटाई गई और चौड़ाई 20% घटाई गई, जबकि ऊंचाई 5% बढ़ाई गई, तो इस प्रकार कमरे के आयतन में कितने प्रतिशत का परिवर्तन हुआ, ये हमारा सवाल है।
देखो इससे पहले जो सवाल था उसमें 2 वैल्यू थी और 2 के लिए फॉर्मूला था कि पहली वैल्यू प्लस दूसरी वैल्यू प्लस पहली वैल्यू गुणा दूसरी वैल्यू बटे 100। अब यहाँ वैल्यू है 3, तो या तो एक ही फॉर्मूले को 2 बार लगाओ, यहाँ पे है 10% घटाना, फिर 20% घटाना और फिर 5% बढ़ाना। तो या तो इनमें से पहले 2 को एक बार लगा लो, इससे 1% आएगा कोई भी निकल के, तो ये परसेंट और ये परसेंट, इनके लिए फिर एक बार फॉर्मूला लगा लेना, क्योंकि फॉर्मूले में 2 ही लगा सकते हैं। पहले इन दोनों के लिए लगा लो, जो भी आंसर आए फिर इसका और इसका 2 के लिए फिर फॉर्मूला लगा सकते हैं। एक तो ये तरीका है। दूसरा तरीका ये है कि आप इन सबको रेशियो में लगा लो, एक ही साथ तीनों लग जाएंगे। 10% का मतलब होता है 1/10 और 20% का मतलब होता है 1/5, 5% का मतलब होता है 1/20। इस हिसाब से यूज करो, ये घटेगा ये भी घटेगा जबकि ये बढ़ेगा। यानी कि पहली वैल्यू 10 से 1 घटकर 9 हो जाती है, दूसरी वैल्यू 5 से 1 घटकर 4 हो जाती है, तीसरी वैल्यू 20 से 1 बढ़कर 21 हो जाती है। ये चेंज हुए। काट के देखें इसका क्या आएगा। 4 पंजे 20, 5 और कोई कट सकता है क्या? नहीं। तो ये आ जाएगा 55 25 यानी 250 रेशियो। यहाँ आ जाएगा 21 नंबर 189। ये चेंज हुआ, यानी पहले वो 250 था, अब वो 189 रह गया। तो कितना परसेंट परिवर्तन हुआ? परिवर्तन हुआ इसमें 11 और 50 यानी 61 बटे कितने पर हुआ? 250 पर इंटू 100। 25 से काट लेते हैं, 25 दाढ़े 250 और 25 चौक 100। 4 से मल्टीप्लाई करके एक दशमलव लगाना है, बस इतना काम करना है। यह आ जाएगा 4 एकम 4, दशमलव लगाएंगे तो यहाँ 0.4। 0.4 कहाँ है? एक ही सवाल में बन रहा है 24.4। ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर? इतना परसेंट चेंज यानी कि कमी हुई। क्लियर है भाई? समझ आ रहे होंगे सवाल? ठीक है, देखो पहली संख्या 350 को 20% बढ़ाकर पुनः 20% कमी करी गई, अंततः वृद्धि या कमी होगी, वो प्रतिशत में बतानी है। एक बार बढ़ाए एक बार घटाए। अब यहाँ पर 2 वैल्यू हैं। एक बार मैंने सबसे शुरू में एक सवाल में भी ये बताया था कि अगर हमें परसेंटेज में कुछ वैल्यू दे रखी है और हमें परसेंटेज में कुछ मान पूछा है तो हमें एग्जैक्ट मान की कोई ज़रूरत वहाँ नहीं होती है, यानी इस 350 की हमें कोई ज़रूरत नहीं। अब यहाँ ये कह सकते हैं कि किसी संख्या को एक बार 20% बढ़ाया फिर 20% घटाया तो वृद्धि होगी या कमी होगी। देखो एक बात ध्यान रखना, वैसे तो हमने फॉर्मूला भी आपको बताया है फर्स्ट सेकंड के माध्यम से कि फर्स्ट वैल्यू प्लस सेकंड वैल्यू प्लस फर्स्ट वैल्यू इंटू सेकंड वैल्यू बटे 100। इसको लगा के हम ओवरऑल निकाल सकते हैं। दूसरा एक बात ये ध्यान रखना कि जब एक ही सेम वैल्यू एक बार बढ़े, वही सेम वैल्यू एक बार घटे, तो जब एक बार ये प्लस होगी और वही सेम वैल्यू एक बार घटेगी तो ये तो दोनों कट ही जाएंगे। तो जब भी कहे कि सेम वैल्यू बढ़ी और सेम वैल्यू घटी तो लास्ट का इफेक्ट ही उसका आंसर हो जाता है, और ये माइनस ही होता है क्योंकि एक प्लस एक माइनस है। हम इन दोनों वैल्यू को जब यहाँ रखेंगे तो प्लस गुणा माइनस माइनस आएगा ऐसे केस में, तो कुल मिलाकर यहाँ माइनस आएगा। और ये वैल्यू भी सेम है, ये वैल्यू भी सेम है, ये भी 20 है, ये भी 20 है, 20 ही घटी है 20 ही बढ़ी है, तो हम कह सकते हैं 20 का स्क्वायर बटे 100। 20 इंटू 20 2 बार तो स्क्वायर हो गया, ये आ जाएगा। तो यहाँ पर हम इसको लिख सकते हैं 20 गुणा 20 400 बटे 100, माइनस में चल रहे हैं इससे काट देंगे तो ये आ जाएगा माइनस का 4%। माइनस का मतलब कमी, तो ऐसे केस में हमेशा कमी ही होगी और वो 4% की होगी। ऑप्शन नंबर बी ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसमें पूछा है कि वृद्धि होगी या कमी होगी, तो एक बार बढ़े सेम वैल्यू 20%, एक बार घटे सेम वैल्यू, तो दोनों में हमेशा माइनस होगा। एक बार घटे एक बार बढ़े में हमेशा माइनस होता है, कमी होती है। ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है। ये सवाल आपके यूपी टेट में भी आया है, ये सवाल आपके रीट के एग्जाम में भी आया है, सी टेट के एग्जाम में भी आया है। ठीक है, ये देखो अगला सवाल। एक गांव में पहले 8% की वृद्धि की जाती है, फिर 3% की कमी कर दी जाती है ताकि संख्या 2619 प्राप्त की जा सके, तो उस संख्या का 5% क्या होगा? ये आपसे पूछा। पहले
8% की वृद्धि हुई, फिर 3% की कमी हुई। देखिए क्या होगा आंसर में। मान लीजिए पहले संख्या x थी, 8% की वृद्धि, ये आप 8% को क्या कर सकते हैं, 8% को आप लिखें तो 2/25, 1/25 4%, 2/25 8%। तो वृद्धि की गई, यानी कि 25 में 2 की वृद्धि हुई तो ये हो जाएगा 27/25 इंटू, यहाँ 3% की कमी हुई तो 3% की कमी थी 100 में से, तो बची 97/100, इतनी रह गई। जबकि लास्ट में प्राप्त कितनी हुई, 2619। ये बची। जब एक संख्या में पहले 8% की वृद्धि हुई यानी कि 27/25 हुई, फिर वो 3% की कमी हुई यानी 97/100 हुई, तब ये संख्या 2619 प्राप्त होती है। ठीक है, चलिए इसको काटते हैं भाई, कितने से कटेगा ये, पहले इसको काट लेते हैं। आपका कितने से कटेगा, 9 से काटते हैं, 9 × 27, 9 से काटते हैं तो 9 दूनी 18, ये बचा आपका 8, 9 नाम 81 और 9 एकम 9, 2 से 91, 3 से और काट लेते हैं, 3 नाम 27, 2 बचे, 3 7 21, 3 नाम 27, ठीक है, और ये 97 से पूरा 97 कट गया, तो x बराबर आ जाएगा आपका 25 × 100 यानी 2500। लेकिन यहाँ पूछा, पूरा संख्या नहीं पूछी है, पूरी संख्या आई 2500, लेकिन पूरी संख्या नहीं पूछी, उस संख्या का 5% बताना है। 5% बोले तो 1/20, 0 से 0 कट गया, 250 का आधा करेंगे तो कितना आएगा, 125। ये आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, कैलकुलेशन बेस्ड सवाल, वैसे कुछ नहीं है, कैलकुलेशन इससे बड़ी है। जो 3% है इसकी फ्रैक्शन वैल्यू कुछ बनती नहीं, इसलिए 97/100 बना, इसलिए कैलकुलेशन इसकी बढ़ गई। ठीक है, अगला सवाल देखो। किसी संख्या में पहले 10% की वृद्धि की जाती है और फिर 20% की वृद्धि की जाती है, इस प्रकार संख्या में अब 12% की कमी की जाती है। मूल संख्या में निवल वृद्धि या कमी प्रतिशत कितना होगा। 3 बार काम किया है इसमें कि एक बार 10% की वृद्धि की गई और 20% की फिर से वृद्धि की गई और फिर 12% की कमी की गई, तो ओवरऑल फाइनल इफेक्ट क्या आया। यहाँ पर 3 वैल्यू है कि एक बार 10% वृद्धि हुई प्लस, फिर 20% वृद्धि हुई प्लस, और तीसरी बार में 12% की कमी हुई यानी माइनस। तीनों का इफेक्ट क्या आया, इसके लिए आप क्या करें, मैंने ये कही थी कि आप 2 का इस्तेमाल कर लें फॉर्मूले का लगा के, क्योंकि दोनों सरल परसेंट है तो आप सीधा निकाल सकते हैं। वैसे तो 10 और इसका 20 का आप डायरेक्ट इफेक्ट याद रख सकते हैं 32%। 10 और 20 जहाँ भी दिखे आपको 32% इफेक्ट याद रखना है, नहीं तो आप फॉर्मूला लगा के इसको इस्तेमाल करें। देखो क्या आएगा, 10 + 20 + 10 × 20/100। याद करो फॉर्मूला क्या था, पहली संख्या प्लस दूसरी संख्या प्लस पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बटे 100, दोनों 0 कैंसिल यानी 2 बचे यहाँ, तो 30 तो ये हुए तो प्लस 2 ये हुए, तो ओवरऑल आया 32%। यही मैं आपको बता रहा था कि 10 और 20 का डायरेक्ट याद रखें, इफेक्टिव जो होगा वो 32% होगा। अब 32 का और इसका एक साथ फिर लगा लो फॉर्मूला, पहली संख्या 32 माइनस दूसरी संख्या 12, फिर दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो 32 इंटू माइनस का 12 तो माइनस यहाँ आ जाएगा बटे में 100। ठीक है, 32 में से 12 गए, ये तो बचा 20 माइनस, यहाँ पर क्या करना है, मल्टीप्लाई करो भाई, इनका क्या आएगा, ये 12 दूनी 24, 2 12 × 36 और 2 38, 2 के बाद दशमलव यानी 3.84, इसमें से घटा लेंगे तो 16 पॉइंट समथिंग आएगा, तो 16 पॉइंट का ये आंसर है आपका, 16% इंक्रीज, क्योंकि पॉजिटिव बचेगी वैल्यू, यही आपका आंसर हो जाएगा 16.16% ठीक है, समझ गए होंगे सवाल को, वेरी गुड। चलिए अगला सवाल देखते हैं, अगर समझ गए तो।
ये वाला सवाल देखो, यदि किसी वर्ग की प्रत्येक भुजा 17% कम कर दिया जाए तो उसका क्षेत्रफल कितना % कम हो जाएगा। ये मोस्ट सवाल है। अच्छा, एसएससी में भी पूछा गया है सवाल। देखो, यदि किसी वर्ग की प्रत्येक भुजा को 17% से कम कर दिया जाए, अब यहां पे ध्यान रखना है कि हमें पूछा है कि क्षेत्रफल में क्या इफेक्ट आएगा, और क्षेत्रफल बनता है लंबाई गुणा चौड़ाई से। लेकिन यहां पे एक नाम याद रखो कि इसने नाम लिया है वर्ग। वर्ग का मतलब है कि एक ही साइड वो हमें देगा, दूसरी साइड भी उतनी ही होती है वर्ग में। तो अगर 17% इसने लंबाई में कम किया है तो इसका मतलब चौड़ाई में भी 17% कम किया होगा, जो कि इसने बोला नहीं है। इसने कहा प्रत्येक भुजा को, तो हर एक भुजा 17 कम हो गई, तो 17% की कमी इसमें होगी। तो पहली वैल्यू ये, दूसरी वैल्यू ये, तो हम कह सकते हैं माइनस का 17 फिर माइनस का 17, पहली वैल्यू प्लस दूसरी वैल्यू, दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो 17 × 17 प्लस हो जाएगा बटे 100। फॉर्मूला याद आ रहा है कि नहीं? पहली वैल्यू प्लस दूसरी वैल्यू प्लस पहली वैल्यू गुणा दूसरी वैल्यू बटे 100। पहली वैल्यू माइनस थी इसलिए माइनस साथ में आया, दूसरी वैल्यू भी कम की गई इसलिए माइनस आया। जब इन्हीं दोनों का गुणा किया तो इसका माइनस प्लस हो गया। ठीक है, अब हल कर देते हैं। 17 और 17 हो गए माइनस के 34 प्लस 17 होते हैं 289, 100 से भाग देंगे तो दशमलव आ जाएगा यहाँ। अब घटा दीजिए भाई, 34 में से पहले 2 गए 32 और घटाएंगे तो 31.11 है, 31.11%। ये हमारा किस में बचेगा? माइनस में। तो 31.11% की क्या हो जाएगा? क्षेत्रफल कम हो जाएगा। हालांकि इसमें कम ही कहा है, अगर ये कहता कि कम हो जाएगा या ज़्यादा हो जाएगा तब हम कहते हैं कि कम होगा। 31.11% की कमी। क्लियर है भाई? समझ गए होंगे? चलिए प्रैक्टिस करिए अच्छे से इन सवालों की। मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।